दोस्तों, क्या हो कि अगर हम आपसे कहें कि दुनिया भर में हो रही इस आर्थिक तबाही के पीछे सिर्फ एक कंपनी का हाथ है, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि आप मानने से इनकार कर दें, लेकिन ये बात एक हद तक सही है कि चीन की एक कंपनी ने ये कारनामा कर दिखाया है। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के बाद दुनिया के सामने एक और परेशानी खड़ी कर दी है। जी हाँ, चाइना ही, क्योंकि ये कंपनी कहीं और की नहीं बल्कि चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है, जिसका नाम एवरग्रांड है, जो एक तरह से दिवालिया हो चुकी है। कंपनी पर $300 बिलियन से ज्यादा की देनदारी है, जिसे चुकाने से कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि उसके पास इस भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसके इसी कहने के कारण ही ग्लोबल मार्केट को बहुत बड़ा धक्का लगा था और पूरा शेयर मार्केट गिर पड़ा था। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चाइना की इसी कंपनी, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बर्बाद होने के कारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए एवरग्रांड है क्या। तो दोस्तों, एवरग्रांड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। 1996 में शुरू हुई ये कंपनी फिलहाल चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके चीन में करीब 200 शहरों में 1300 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी का रियल एस्टेट के अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, थीम पार्क, फूड एंड बेवरेजेस, टूरिज्म और पैकेज्ड वाटर बॉटल का भी कारोबार है, जिनमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कंपनी की खुद की एक फुटबॉल टीम भी है। कंपनी के मालिक जू जियान एक वक्त चीन के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल थे। तो अब सवाल आता है कि जब कंपनी के पास इतना सब कुछ है, तो आखिर ये दिवालिया हुई कैसे? तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब चीन का रियल एस्टेट मार्केट अपने बूम पर था, तभी ये कंपनी भी बहुत तरक्की कर रही थी। तब कंपनी ने एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जिसके लिए उसने बहुत से लोन लिए। लेकिन ये गोल्डन पीरियड ज्यादा दिन तक नहीं रुका और चीन की सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट के लिए सख्त नियम बना दिए। इसके बाद से ही कंपनी को घाटा होने लगा और लोन बढ़ने लगा, और ये बढ़ता बढ़ता $300 अरब तक पहुंच गया। अगर इसे रुपयों में गिने तो करीब 22 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि नियम सख्त हो जाने के कारण कंपनी का बिजनेस बुरी तरह से हिल गया, इसीलिए कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे और उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब आइए डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये हालत हुई कैसे। तो दरअसल अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के बाद चीन में रियल एस्टेट एक बड़ा बाजार बनकर उभरा। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ गई और शहरों की तरफ लोगों का पलायन होने लगा। इससे प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ी और डिमांड के साथ कीमतें भी। लिहाजा लोगों ने प्रॉपर्टी गैम्बलिंग का खेल शुरू कर दिया, यानी सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगे दामों में बेचना, जिस कारण से चीन में इस तरह की कई बिल्डिंग्स हो गईं, जिन्हें लोगों ने खरीद कर खाली पटक दिया। इन बिल्डिंग्स में कोई रहता नहीं था। इसी कारण जब प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा झोल होने लगा तो चीनी सरकार को भी इसकी भनक लग गई और आखिरकार सरकार को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद 2020 में चीन की सरकार रियल एस्टेट कंपनियों के लिए 3 रेड पॉलिसी ले आई। इनमें से किसी भी पॉलिसी को न मानने पर कंपनियों पर पाबंदी और पेनल्टी लगाई जाने की बात कही गई। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से ही एवरग्रांड का संकट शुरू हो गया। अगर कोई कंपनी तीनों रेड लाइन का पालन करती है तो उसे ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा और वो अपना सालाना कर्ज 15% तक बढ़ा सकती है। अगर कोई कंपनी तीनों रेड लाइन का पालन नहीं करती है तो उसे फ्यूचर में कोई कर्ज नहीं मिलेगा। यही रेड लाइन को पार किया एवरग्रांड ने। अब अगर यहाँ चाइना की सरकार की अहमियत को समझें तो सरकार चाहे तो बेल आउट पैकेज या किसी और तरीके से कंपनी को डूबने से बचा सकती है, लेकिन ऐसा करने पर चीन की सरकार जो अमीरों और गरीबों को बराबर का हक देने का दावा करती है, उसकी वो इमेज खराब हो जाएगी। अब अगर उस कर्ज की बात करें जिसके कारण ये कंपनी पिछले साल दिवालिया हो गई थी, वो करीब $300 बिलियन का कर्ज है। अब ये लोन और भी तब बढ़ जाएगा जब इस साल में कंपनी को $37 बिलियन ब्याज के रूप में भी चुकाना होगा। साथ ही कंपनी ने 15 लाख से भी ज्यादा लोगों से प्रॉपर्टी के लिए एडवांस पैसा ले रखा है। 2020 में कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि वे कंपनी में पैसा लगाएं, वरना उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। इस तरह कंपनी पर अपने कर्मचारियों की भी $6 बिलियन का कर्ज है। कंपनी की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की रेटिंग को गिरा दिया, जिससे कंपनी के बॉन्ड कम कीमतों पर बिक रहे हैं। जब बायर्स ने देखा कि कंपनी मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, तो बायर्स भी कम कीमतों पर ही कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब इस तरह से देखें तो ये कंपनी का वो बुरा दौर चल रहा है जिसमें वो चारों तरफ से फंस चुकी है। तो चलिए अब कंपनी के डूबने का क्या असर हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एवरग्रांड जैसी बड़ी कंपनी डूबती है तो इसका असर चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की करीब 29% की हिस्सेदारी है, यानी अगर रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हुआ तो ये अपने साथ दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ को भी धीमा कर सकता है। साथ ही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ उथल पुथल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये सारी संभावनाएं जो सोची जा रही थी वो आज के समय काफी हद तक देखी भी जा रही हैं और चाइना के साथ ही साथ पूरी दुनिया में मंदी का दौर शुरू हो गया है।
एक और एग्जाम्पल से बताएं तो कंपनी के शेयर 2010 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग को $26 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान करवा चुकी है ये कंपनी। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इस कंपनी के डूबने को आज जिस तरह कंपेयर कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि 2008 के अमेरिकी कंपनी लेमन ब्रदर्स के बराबर है, क्योंकि 2008 में अमेरिका की इसी कंपनी के दिवालिया होने की वजह से पूरा शेयर मार्केट डूब गया था और ग्लोबल रिसेशन की मार को पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरी दुनिया के साथ ही बात भारत की करें तो भारत में स्टील, मेटल और आयरन बनाने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को बेचती हैं। इसमें भी एवरग्रांड सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अगर ये कंपनी ऐसे ही डूबती रही तो चीन और भारत के बीच निर्यात भी प्रभावित होगा। भारत में स्टील और आयरन सेक्टर में 25 लाख लोग काम करते हैं। चीन की एक कंपनी का डूबना इनके परिवारों को प्रभावित कर सकता है। वहीं चीन की जिन कंपनियों ने भारत में इन्वेस्ट किया है वो भी एवरग्रांड के डूबने से प्रभावित होंगी। खैर, कुछ लोग इसे लॉन्ग टर्म फायदे का सौदा भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर चाइना की ये कंपनी डूबती है तो दुनिया भारत को एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर चुन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए ये फायदे का सौदा होगा? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।